इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया एक प्रॉस्परस इकोनॉमी का प्रतीक था, जहां सब कुछ संभव था। यहां पर धन, समृद्धि और संस्कृति की कोई कमी नहीं थी। भारत एक ऐसा देश था जहां व्यापार, कृषि और व्यवसाय के अलग अलग रंग थे। एग्रीकल्चर हमारे देश के रोजगार का सबसे बड़ा जरिया था। हमारे 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। भारत अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। हम यूरोप और एशिया के बाकी सभी देशों के साथ अच्छे बिजनेस रिलेशंस रखते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना, ज्यादा मीठा भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। सन 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक ब्रिटिश कंपनी की नजर भारत पर पड़ी। सूरत में मसालों का व्यापार करने आई इस कंपनी ने मात्र 150 सालों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। (1757) के बैटल ऑफ प्लासी से 1947 तक की आजादी के सफर में हमारे देश ने करीब 200 सालों का अंधकार देखा। एक ऐसी रात जिसकी सुबह होते होते कई पीढ़ियां निकल गई, लाखों अपनी चली गई और हमारा देश अपने सुनहरे इतिहास की सिर्फ यादें सिमटता रह गया। 190 सालों की इस गुलामी को कॉलोनियल रूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है दो देशों के बीच का एक ऐसा सिस्टम जहां एक देश रूलर और दूसरा देश उसकी कॉलोनी होती है। रूलर देश अपनी कॉलोनी में जैसे चाहे वैसे पॉलिसी बढ़ा सकता है और अपने मन मुताबिक उसमें बदलाव भी कर सकता है। ब्रिटिशर्स का एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो हमारे देश को कच्चे माल का एक्सपोर्टर बनाकर फाइनल दूसरा एक्सपोर्टर बना, जिससे हमारा देश ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहे और उनका देश समय के साथ और अमीर होता जाएगा। 15 अगस्त 1947 लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत मंगलाई और स्वतंत्र भारत की पहली किरण ने पूरे देश में अपनी रोशनी फैलाई। हम आजाद हैं। लाल किले से जब ये आवाज निकली तो स्वतंत्र भारत के हर नागरिक की आंखें भर आई। जो बीत गया वो बात गई। नए सवेरे के साथ चलो करें बात नहीं। हम आजाद तो हो गए थे, पर पिछले 190 सालों में अंग्रेजों ने हमारे देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। दादाभाई नौरोजी, विलियम डिगबाय, फिनले सिरास, VKRB राव और RC देसाई, इन सभी लोगों ने नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेट निकालने में अपना अहम योगदान दिया। इनमें से VKRB राव के एस्टिमेट को सबसे सटीक माना गया। हमारे देश की हालत कितनी खराब थी, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी GDP ग्रोथ रेट 2% और पर कैपिटा इनकम 0.5% से भी कम थी। हर एक सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री, हालत बद से बदतर हो चुकी थी। भारत देश को अगर वापस चलना था तो सबसे पहले यह समझना जरूरी था कि अंग्रेजों के शासन के 190 साल इन सभी सेक्टर्स के साथ क्या हुआ था और ये सभी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे कहां खड़े थे। शुरुआत हुई एग्रीकल्चर सेक्टर से, जहां अभी भी 72.7% पॉपुलेशन अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए निर्भर थी। अंग्रेजों को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि एग्रीकल्चर भारत देश की शान है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जमींदारी सिस्टम की शुरुआत करी। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें भूमि का मालिकाना हक किसानों से ले लिया गया और यह हक जमींदार को दे दिया गया।
जो किसानों से लगान वसूल करके ब्रिटिश सरकार को देता था। किसानों को हर हाल लगान देनी होती थी, चाहे उनकी फसल अच्छी हो या ना हो। इस सिस्टम की वजह से ज्यादातर किसान अपना सब कुछ बेचने पर मजबूर हो जाते और इसी मजबूरी का फायदा उठाते ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें कमर्शियलाइजेशन का रास्ता दिखाया। इसका मतलब था कि जो किसान अब तक फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, उनको कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, जूट और इंडिगो का प्रोडक्शन करने पर ज्यादा पैसे मिलने लगे। इन फसलों को ब्रिटिशर्स अपनी इंडस्ट्री में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते और हमें उन पर मजबूरन निर्भर होना पड़ा। क्योंकि जमीनों का मालिकाना हक किसानों के पास नहीं था, वो अपनी फसल को और बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लोअर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे जिनकी वजह से हमारी खेती को लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का सामना करना पड़ा। इन सभी कारणों के अलावा एक और वजह थी जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की गिरावट का अहम कारण थी, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। खेतों में पानी के लिए सभी किसान बारिश पर निर्भर थे। इसलिए भारत का एग्रीकल्चर अभी भी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी में था। अच्छी बारिश हुई तो फसल और भी अच्छी, पर अगर बारिश ना हो तो पूरी फसल बर्बाद। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अब बारी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। कॉलोनियल रूल से पहले भारत अपनी माइक्रो इंडस्ट्री यानी लघु उद्योगों के लिए बहुत फेमस था। हैंडीक्राफ्ट, कॉटन, टेक्सटाइल जैसे कई कामों के लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता था। ब्रिटिशर्स को यह बात अच्छे से पता थी कि जैसे चिंगारी को आग बनने में वक्त नहीं लगता, वैसे ही अगर इन छोटे इंडस्ट्रीज को अभी नहीं रोका गया तो ये ब्रिटिश हुकूमत को भारत में कायम नहीं होने देगी। अंग्रेजों ने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लागू करी, जिसमें दो बातें थी। पहली, ब्रिटिश गुड्स को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, यानी फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑन ब्रिटिश गुड्स। और दूसरा, अगर कोई इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है तो उस पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्राइस बढ़ी और डिमांड लगातार कम होने लगी। अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आगे बढ़े। इसलिए 1850 में रेलवे की नींव रखी गई। जी हाँ, वो ही रेलवे जो आज हमारे भारत की शान है, गवर्नमेंट रेवेन्यू की सबसे बड़ी खदान है। उसकी शुरुआत इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए और ब्रिटिश गुड्स की कॉस्ट को कम करने के लिए हुई थी। अब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को सामना करना था मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट से, जो बनते भी कम समय में और होते भी बहुत सस्ते थे। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाई। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सस्ते दामों के लालच में आकर हमारे अपने भारतवासियों की पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज होने लगी। वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की जगह मशीन मेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद करने लगे, जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगी। हम उनसे कंपीट भी नहीं कर सकते क्योंकि उस समय हमारे यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के नाम पे बस टाटा आयरन स्टील कंपनी और कुछ शुगर, सीमेंट और पेपर की इंडस्ट्रीज ही थी, जो पूरे देश का भार उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। किसी देश को अगर गुलाम बनाना तो सबसे पहले उसके फॉरेन ट्रेड पर हमला किया जाता है। ब्रिटेन, जिसने भारत जैसे देश पर 190 साल राज किया, उसको ये बात भली भांति पता थी। इसलिए
उन्होंने पहली फुर्सत में भारत के इंटरनेशनल ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल कायम किया। अब हमारा 50% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट ब्रिटेन तक ही सीमित था और बचा कुचा चाइना, श्रीलंका और ईरान में सिमट कर रही है। ब्रिटिशर्स ने पहले ही हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया था। अब आई इस नई पॉलिसी से हमारा पूरा कंट्रोल उनके हाथों में चला गया। ब्रिटिशर्स अब भारत के रिसोर्सेज को पूरी तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लग गए थे और अपने रास्ते में आने वाले सभी कांटों को तिनके की तरह हटाने को तैयार थे। इसी के चलते अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए सन 1869 में सुएज कनाल की शुरुआत हुई। ये कनाल भारत महासागर और लाल सागर को जोड़ता है और इसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है। ये कनाल इंडिया से ब्रिटेन तक के लिए एक शॉर्टकट रास्ता, जिससे अब पानी के रास्ते इन दोनों देशों की दूरी और समय कम हो गया। अंग्रेज भारत को पकड़ने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते, इसीलिए रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट से आने वाले सभी पैसों वो नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के युद्ध में हुए खर्चे, ऑफिस सेटअप और सर्विसेज के ट्रेड में लगा देते, यानी हमारी कमाई को पानी की तरह बहा रहे थे। अंग्रेज चाहे हमारे देश को पूरी तरीके से खाने आए थे और 190 साल के शासन में उन्हें रहना तो यही था। इसीलिए ना चाहते हुए भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उन्हें करना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है वो फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी जो किसी भी देश को चलाने के लिए जरूरी थी, जैसे बिल्डिंग, रोड, पावर सप्लाई और बाकी सब। अंग्रेजों को खेतों से आए कच्चे माल को अपने गोदामों तक पहुंचाना था, जिसके लिए उन्होंने उस रास्ते में रोड्स का डेवलपमेंट शुरू किया। अब जब सामान उनके पास आ चुका था तो अगला काम था उसे दूसरे शहर तक भेजना, जिसको आसान बनाने के लिए 1850 में उन्होंने रेलवेज की शुरुआत कर दी। ब्रिटेन तक ये कच्चा माल पहुंचे उसके लिए जरूरी था कि एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं सही रहे, तो ना चाहते हुए भी फोर्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट शुरू हो गया। और अंत में इस पूरे प्रोसेस को सही तरीके से चलाने के लिए और हर एक बात की खबर रखने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज शुरू हुई। इसका पूरा ध्यान रखा गया कि भारत की आम जनता इसका इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए इन्हें सिक्योरिटी के नाम पर महंगा कर दिया गया। कहने को तो ये सारी सुविधाएं भारत में कॉलोनियल रूल तक आ चुकी थी, पर इनका दायरा अंग्रेजों की जरूरत तक ही सीमित था। आजादी के दिन इन सभी सेक्टर्स की जानकारी रखने के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी था कि हमारी जनता की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है, क्योंकि विकास की नीतियों के लिए सही समय पर सही व्यक्ति का सही स्किल के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी था। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी जानकारी होना, जैसे कि एज, सेक्स, बर्थ रेट, डेथ रेट और बाकी सब। ब्रिटिश रूल के अब तक के परिणामों से ये तो अंदाजा था कि हालत बहुत खराब होगी, पर जब रिजल्ट सामने आए तो खराब शब्द के मायने बदल गए। अगर कॉलोनियल रूल की वजह से सबसे ज्यादा कोई हारा था तो वो थी भारत की आम जनता। पहले बात हुई बर्थ रेट, जो 48/1000 है, जिसका मतलब था कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज को डेवलप करने से ज्यादा उसे यूज करने वाले आ गए थे। मलेरिया, कॉलेरा, टीबी और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों का कोई इलाज ना होने के कारण डेथ रेट का नंबर 40/1000 को पार कर गया था। हाई डेथ रेट से 3 मतलब निकलते हैं। पहला, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, यानी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की कमी। दूसरा,
हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी और तीसरा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि 218 पर 1000 थी, जिसका मतलब था कि हर 1000 पैदा हुए बच्चों में से 218 बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। अगर आप उन लोगों में से जिन्हें बर्थ रेट या डेथ रेट का मतलब नहीं पता तो डरो मत। बर्थ रेट या डेथ रेट का मतलब होता है जन्म दर और मृत्यु दर, जो बताता है कि पर 1000 लोगों में से कितने पैदा हुए या कितने मरे। दुनिया की हर इकोनॉमी इसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है, क्योंकि इसके आंकड़े बताते हैं कि आपकी इकोनॉमी कितनी बेहतर है। इनके नंबर्स को 3 स्टेजेस में बांटा गया है, जिन्हें स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, जो स्टेगनेंट यानी रुकी हुई इकोनॉमी का प्रतीक है। सेकेंड स्टेज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, जो बताती है कि आपकी इकोनॉमी इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर है। थर्ड लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, जो कि डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमी को दर्शाता है। भारत सन 1921 से पहले था स्टेज 1 में था और 1921 के बाद स्टेज 2 में आ गया। इसीलिए 1921 के ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। लोग जल्दी मर रहे थे। हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1921 में 32 साल की थी, यानी एक एवरेज आदमी 32 साल तक ही जिंदा रह पाता था। ये बात डरावनी तो थी, पर इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जो जिंदा थे उनकी लिटरेसी रेट 16% से भी कम थी, जहां महिलाओं की रेट तो 60% से भी नीचे थी। लिटरेट या साक्षर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी उम्र 7 साल या उससे ज्यादा हो और वो कोई भी एक भाषा लिख पढ़ और बोल सकता हो। ये कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज बिहार की लिटरेसी रेट पूरे भारत में सबसे कम है और उसका नंबर फिर भी 61.8% है। इस कॉलोनियल रूल ने भारत को बर्बाद कर दिया। उसी कॉलोनियल रूल ने जाने अनजाने में कुछ ऐसी विरासतें हमें दे दी जो आने वाले समय में हमारे विकास की धरोहर बनने वाली थी, जिसमें सबसे पहले आता है रेलवेज। भले ही रेलवे की शुरुआत हमारी इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए हुई थी, पर समय के साथ ये भारत का सबसे बड़ा खजाना बन गई और आज दुनिया का 4th लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क हमारे देश का है, जिसमें करीब 65,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेलवे लाइन्स है। जिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किसानों पर जबरदस्ती थोपा था, उसने भारत के किसानों को एग्रीकल्चर का एक नया पहलू दिखाया और आज भारत दुनिया में कॉटन का दूसरा, इंडिगो और जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इतना ही नहीं, जिस मॉनेटरी सिस्टम की वजह से आज हमारी इकोनॉमी हर रोज डेवलपमेंट की राह में आगे बढ़ रही है, उस मॉनेटरी सिस्टम की धरोहर भी कॉलोनियल रूल से लिया है। वरना शायद आज भी हम बार्टर सिस्टम को पूरी तरीके से हटा नहीं पाते। और अंत में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने वाला संविधान, जी हाँ, हमारे देश के संविधान को बनाने में भी बाकी देशों के साथ साथ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें भारत में प्राइम मिनिस्टर का होना, लोकसभा विधायक, कैबिनेट सिस्टम और लोकसभा में स्पीकर जैसे कई जरूरी चीजें शामिल। वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अगर वो आपके मन का नहीं तो वो रब के मन का है। भारत में कॉलोनियल रूल अच्छा था या बुरा, ये जानने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि रात डे
तो बात नहीं, अब समय था इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर सुनहरे भारत के विकास के लिए नई पॉलिसी बनाना, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी 1915 टू 1990। जाने से पहले आपके लिए 2 सवाल। पहला, भारत में पहला सेंसस कब हुआ था? और दूसरा, कौन सी ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है?